हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वशिष्ठ केमिस्ट्री क्लासेस। और आज हम जो हमारी सेकंड यूनिट है फर्स्ट पेपर की फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की, वो है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज से इस यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने जो पहली यूनिट थी जिसका नाम था मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, उस पर जो है 8 to 9 लेक्चर जो है पहले ही बना रखे हैं ना। प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट से जो है आप 9 के 9 लेक्चर 8 या 9 होंगे, उनको देख लेना। फिर इसके बाद देखो, जो आज की हमारी यूनिट है उसमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको पहले शेड्यूल बता देता हूँ। फिर उसके बाद जो है आपको एवरी 2 डे लेटर जो है आपको मिलते रहेंगे क्या, ये वीडियो लेक्चर्स, और उससे जो है आप प्रिपेयर कर सकते हो। नोट्स जो मिलेंगे ऑन बोर्ड मिलेंगे आपको। यहाँ से जो मैं लेक्चर में करा रहा हूँ उसी को जो है रिटर्न का वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आपको दिक्कत ये आती है कि जो है हमें दिख नहीं रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, या फिर वर्ड्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो देखो मैं वैसे भी बोलकर भी समझाता हूँ, थ्योरी को पढ़ता हूँ भी हूँ, और यहाँ पे लिखी हुई भी है। आप एक बार चेक कर लेना, आपकी जो वीडियो प्ले क्वालिटी है उसको चेक कर लेना, उसको हाई कर लेना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पिक्सल कम हो रहे हैं तो उसको वहां से ठीक कर लिया करो, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले पढ़ेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं ये तो है, शेप कौन सी होती है उनकी ये बतानी है। फिर इसी में जो है रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व भी है, उसके बारे में भी डिस्कस करना है। और जब ये सब कर लोगे उसके बाद आपको इसी टॉपिक में बताना है क्वांटम नंबर्स के बारे में, जिसमें 4 क्वांटम नंबर है, उनके बारे में डिस्कस करना है। वैसे ये इतना जो वर्क है, ये सारा वर्क जो है 11th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे। अगर 11th क्लास में प्रमोट हुए होंगे, ऐसा हुआ है कि 2 साल जो है स्टूडेंट्स प्रमोट हुए हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पे कराऊंगा ही, मैं सारा डिटेल में कराने वाला हूँ ये चीज। इसको कर लेंगे, क्वांटम नंबर को कर लेंगे। फिर इसके बाद हम क्वांटम नंबर के क्वेश्चन करने के बाद यहाँ से चलेंगे अबव प्रिंसिपल पे। अबव प्रिंसिपल में पहले पढ़ेंगे n+l का नियम, ठीक है। और n+l का नियम भी रहेगा, पाउली का नियम भी रहेगा, और यहाँ पे हुर्ट्ज का नियम भी रहेगा। तीनों रूल ही आएंगे, मतलब कंप्लीट आएगा। एक सीधा सीधा अबव प्रिंसिपल से हम इसको जो है फिनिश नहीं कर सकते टॉपिक को। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अबव प्रिंसिपल, पाउली और हुर्ट्ज तीनों के लॉ को डिस्कस करेंगे। फिर उससे बाद में हम पढ़ेंगे मल्टीपल बॉन्डिंग, जिसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, इसकी अप्रोच जो है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद रहेगा बॉन्ड लेंथ। ये टॉपिक जो है बेसिक, जब ये बॉन्ड लेंथ तक का फिनिश हो जाएगा, इसके बाद फिर शुरू होंगी थ्योरी, जिसमें वीबीटी और फिर वेस्पर थ्योरी और फिर एमओटी, ठीक है। ये 3 थ्योरी होगी जिनके स्पेसिफिक एग्जाम्पल होंगे। तो इसको जो है लॉन्ग क्वेश्चन के टाइप से जो हम इसकी थ्योरी करेंगे, और उसमें सब कुछ ही इसका जितना भी बेसिक है और जितना भी एडवांस है सारा उसी में ही कवर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी सेकंड यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की जो थ्योरी स्टार्ट करेंगे वो करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स से। तो देखो यहाँ पे जो है ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, और इसको स्टार्टिंग करेंगे हम क्वांटम मैकेनिक्स से, ठीक है। हम सबसे पहले बताएंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, वो क्या कहता है, जो हमें बोहर ने प्रपोज किया था मॉडल, बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा, उसमें कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वे वृत्ताकार कक्षा में क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन में जो है मोशन करते हैं। तो सर्कुलर जो बात है उसमें जो है मोशन करते हैं, गति करते हैं, घूमते रहते हैं। तो उस वाले जो मॉडल था उसके अंदर भी उसने कहा कि एक प्रोबेबल प्लेस होता है, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो होती है प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो वो इसने कहा था कि जो सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो लीड करता है कॉन्सेप्ट ऑफ मोर प्रोबेबल इन प्लेस ऑफ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ प्रपोज बाय बोहर। जो बोहर ने प्रपोज किया था उसमें भी जो है एक मोस्ट प्रोबेबल रीजन को क्या है, प्लेस को वो क्या करता है, कॉन्सेप्ट को लीड करता है, क्या, सॉल्यूशन किसका, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, ठीक है, ये कहा। अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या आता है इस थ्योरी के, तो इसके बाद बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच वी कैन नॉट से दैट द इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट में मिल जाएगा हमें। जो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है उसमें आपको पता है कि इस तरीके से होता है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन है, तो आपने ऐसे सर्कुलर बनाया था। तो इसमें भी क्या होता है कि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अगर शेल है तो इस शेल में पर्टिकुलर इस पॉइंट पे आपको मिल जाएगा, लेकिन नहीं, हम ये कह सकते हैं कि बट वी टॉक अबाउट सर्टेन रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी, मतलब चांस ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, यानी 90 to 95%, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो सराउंडिंग जो है उसमें एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी चांस जो है वो सबसे ज्यादा रहता है, मैक्सिमम रहता है। वो लगभग कितना रहता है, 90 to 95% जो रहता है वो चांस रहता है।
और यही जो मोस्ट प्रोबेबल रीजन है उसी को कहते हैं हम ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये शेल है, शेल के अंदर भी एसपीडीएफ होंगे, तो वे जो है एसपीडीएफ में जो है इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें भी पर्टिकुलर जो है एक रीजन होगा, वो उसमें भी क्या होगा, रीजन होगा, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होगा, और उस रीजन में वे मिलेंगे, ठीक है। वहां पे नोड भी आएंगे, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसी में ही मिल जाएगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, वहां पे प्रोबेबिलिटी होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को हम शो करेंगे, ठीक है। तो हम यूं नहीं कहते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं शेल में घूमता हो, तो शेल में नहीं है, इसके अंदर ऑर्बिटल्स है, और ऑर्बिटल्स के अंदर है, और वे ऑर्बिटल्स हैं क्या, वे है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रीजन, ठीक है। एक अधिकतम प्रायिकता जहां पे चांस ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉनों को मिलने के, वो वहां पे रीजन है, ठीक है। तो ये वर्क था क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। इसके यहां तक का वर्क यहाँ पे कंप्लीट करो। चलो अब इसके बाद जो है एस ऑर्बिटल को समझते हैं। तो देखो एस ऑर्बिटल क्या होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, लेकिन मैंने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख दी है जिसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट जितने पॉइंट्स थे वे मैंने यहाँ पे लिख दिए। पहले यहाँ पे पढ़ो कि एस ऑर्बिटल आर नॉन डायरेक्शनल एंड सिमेट्रिकल स्फेरिकल, दैट मीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आर सेम इन ऑल डायरेक्शन एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। देखो जो एस ऑर्बिटल होता है वो सममित गोलाकार होता है, सिमेट्रिकल स्फेरिकल होता है, ठीक है। इसमें जो है इसको और नॉन डायरेक्शनल, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये एक्स एक्सिस पे है या सिर्फ वाई एक्सिस पे है या फिर जेड एक्सिस पे है, ठीक है। ऐसे नहीं बोल सकते। ये क्या हो रहा है, आप बोलोगे इसको नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि तीनों साइड को है वो, मतलब तीनों जितनी भी आपकी डायरेक्शन है उन सारी डायरेक्शन में ये तीनों एक्स वाई जेड में, उसमें जो है चारों तीनों साइड जो है बराबर है, तो आप इसको बोल रहे हो नॉन डायरेक्शनल। और कैसा, सममित गोलाकार यानी साइमेट्रिकल स्फेरिकल। जैसे आपने बॉल देखी है, जो बॉल होती है गोल, वो जो होती है आप बता सकते हो वो कौन सी एक्सिस पे है, वो बॉल को कि ये एक्स एक्सिस पे है। मैं इसे मार्कर है मेरे पास, इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है अब जो है ये एक्स एक्सिस पे है, अब ये वाई एक्सिस पे है, अब मैं अब इधर की साइड को कह दिया अब ये जेड एक्सिस पे है। लेकिन जो बॉल होती है वो कौन सी एक्सिस पे होती है, तो आप बता नहीं सकते। तो ये कैसी होगी, नॉन डायरेक्शनल होगी, और कैसी होगी, सममित गोलाकार यानी साइमेट्रिकल स्फेरिकल होगी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसमें जो है इसका मतलब ये होता है कि जो आपके न्यूक्लियस से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की प्रायिकता, चांस जो है वो सेम सारी डायरेक्शन में, जितनी भी डायरेक्शन है उनमें सब में जो है सेम है, मतलब सेम चांस है, कोई सी भी उसमें मिलेगा, इधर भी इतना ही है, इधर भी इतना ही, इधर भी, और बाहर की साइड भी जो है इतना ही है, ठीक है। मतलब सेम जो है वो क्या है, चांस है, प्रोबेबिलिटी है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे देखो, यहाँ से नोडल सरफेस जो है, नोडल तल जो होता है आपने पढ़ा होगा 11th में, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझ लो। नोडल प्लेन क्या होता है, तो देखो यहाँ पे कि एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एस ऑर्बिटल इज दैट देयर इज ए स्फेरिकल शेल। देखो जो ये वाली एस ऑर्बिटल है ना, सिर्फ यही जो है स्फेरिकल होता है, बाकी सारे तो डंबल शेप में जाएंगे, जितने भी है डबल, सिंगल डंबल शेप, डबल डंबल शेप, और फिर कॉम्प्लेक्स में आएगी वो भी डबल डंबल की होती है, ठीक है, एफ वाली भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इसकी है आपको एस ऑर्बिटल, इसकी तो शेप आपको कैसी है, स्फेरिकल है, सिर्फ एक ही ऐसा है एस ऑर्बिटल जिसकी स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है। इसके बाद समझो कि विद इन 2s ऑर्बिटल, फर्स्ट ऑर्बिटल को छोड़ दो, सेकंड 2s ऑर्बिटल जब आएगा, ठीक है, रीजन विदाउट डॉट, अगर हम उसको विदाउट डॉट रीजन को दिखा रहे हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट जो फिगर बनाऊंगा, स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज प्रैक्टिकली जीरो, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की जो चांस है, प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो जीरो हो जाएगी, उसको कहेंगे नोड या फिर नोडल सरफेस, ठीक है। नोडल तल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। अब इसके बाद इतना वर्क है, वो यहाँ से जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर इसके बाद जो है मैं आपको जो है वो स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, फिगर बना के दिखाता हूँ, जिसमें मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करूंगा किसको, नोडल प्लेन को, एस ऑर्बिटल के, ठीक है। इसको करो, फिर फॉर्मूला बताऊंगा कि देखो एस जो फर्स्ट एस है ना, 1s ऑर्बिटल, उसमें नोडल प्लेन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो n-1 होता है, और अगर n1 रखोगे, पहली कक्षा है, तो नोडल प्लेन नहीं होगा, ठीक है, नोडल सरफेस नहीं होगा, वो मैं आपको फिर समझाऊंगा, अभी आप फिलहाल इतना करो इसको, ठीक है। अब इसके बाद समझो नोडल प्लेन को मैंने किस तरीके से डिफाइन किया था वहां पे जो थियोरेटिकल लिखा था, अब यहाँ पे प्रैक्टिकली समझो। देखो जो 1s ऑर्बिटल होगा उसमें किसी भी प्रकार का नोड नहीं होने वाला, ठीक है, उसमें नोडल प्लेन नहीं होगा, ठीक है। देखो इस तरीके से विदाउट डॉट मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखी है, ठीक है, न्यूक्लियस को शो नहीं किया है। यहाँ पे जो s है ऑर्बिटल वो ये रहा, इस तरीके से s ऑर्बिटल, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो सेकंड वाला ये है 2s ऑर्बिटल, इसमें एक तो वो हो गया जो पहले था, और फिर एक और आ गया इसमें, और ये यहाँ पे क्योंकि दूसरे नंबर का एनर्जी स्टेट है ना 2 लेवल का, ठीक है, n बराबर यहाँ पे 2 है,
तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इसके बीच में और इसके बीच में एक ऐसा स्पेस आ गया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो चांसेस है वो 0 हो गए, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जो है, फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैसी होगी, 0 होगी, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसको कहते हैं नोडल प्लेन। तो हमने यहाँ पे इसे लिख दिया कि रीजन ऑफ 0 प्रोबेबिलिटी कॉल्ड नोड, ठीक है, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। एक बात और समझो, एस ऑर्बिटल में किसी प्रकार का नोड नहीं होता, यानी नोडल प्लेन नहीं होता। जो 1s ऑर्बिटल है उसमें, वो 2s ऑर्बिटल है उसमें जो होता है एक नोड होता है, कितना, एक नोड, एक नोडल प्लेन होता है। अब इसी तरीके से अगर मैं 3s को लिखूंगा तो उसमें कितने हो जाएंगे, उसमें यहाँ पे एक और बन जाएगा इस तरीके से इसके पास, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा, फिर इससे आगे जो है एक ऑर्बिटल हो जाएगा ये वाला, तो यहाँ ये पूरा डार्क हो जाएगा, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितने हो गए, 2। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला इसका ये है कि अगर हमें एस ऑर्बिटल के नोडल प्लेन फाइंड आउट करने हैं तो हमें लिखते हैं कि द नंबर ऑफ नोडल सरफेस या नोडल प्लेन इन एस ऑर्बिटल फॉर एनी गिवन एनर्जी लेवल, कोई सा भी एनर्जी लेवल हो, चाहे 1 हो या फिर 2 हो या फिर 3 हो, उसको निकालते हैं n-1 से, उसका फॉर्मूला है n-1, ठीक है। अब देखो फर्स्ट एस 1s ऑर्बिटल है, ठीक है, इसमें n की जगह यहाँ पे 1 है ना, तो मान रखिए हो जाएगा 1 - 1 = 0, यानी 1s ऑर्बिटल में किसी प्रकार का नोडल प्लेन नहीं होने वाला। फिर हमने 2s बताया था पहले, तो 2s में यहाँ पे हमने 2 रखा, तो 2 - k1 मतलब एक नोडल प्लेन आया था, जो कि हमारा ये होता नोडल प्लेन। अगर मैं यहाँ पे 3 रखूंगा तो 3 - 1 यानी यहाँ पे 2 नोडल प्लेन बन जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया कि एक ये इस तरीके का, यहाँ पे ये तो डार्क रहेगा और इसके बीच में एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 2 नोडल प्लेन हो गए। तो इस तरीके से नोडल प्लेन का कॉन्सेप्ट था। तो एस ऑर्बिटल मेरा यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अब ऐसे इसको रिटर्न का वर्क कंप्लीट करो, इसको यहाँ से रफ कर लो, ठीक है, जो पहले था उस वाले को ही बनाना है, अगर बनाओगे तो अलग से बनाना, उसको डार्क कर लेना, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, इसको जो है अब जाए स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर रिटर्न का वर्क करना है तो आप पहले इसको लिख लो, ठीक है। देखो फिर मैं इसके बाद आपको पी ऑर्बिटल के बारे में बताता हूँ। चलो अब जो है पी ऑर्बिटल को समझो। तो पी ऑर्बिटल को हमें पता है 3 ऑर्बिटल होते हैं इसमें, पी सब सेल जो होती है, क्योंकि उसमें जो एल की वैल्यू होती है वो -1 से लेकर +1 तक होती है, क्योंकि पी के लिए जो एल की वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। एल क्या है, ये सब जो है क्वांटम नंबर है, जो कि मैं आपको आगे कराने वाला हूँ, लेकिन थ्योरी का वर्क तो लिखना है आपको यहाँ पे, तो उस थ्योरी के बारे में इसको ऐड करना होगा। तो मैं इसको एक बार पढ़ के आपको समझा देता हूँ कि फॉर पी ऑर्बिटल L = 1, L जो होता है वो 1 होता है, जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है। देयर आर 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन टू ML, जो M है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो होती है -1 to +1 तक, ठीक है। इट मीन देयर आर 3 ऑर्बिटल इन ईच पी सब सेल, मतलब पी सब सेल में कितने होंगे, 3 ऑर्बिटल होंगे। देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 2p सब सेल का, 1p सब सेल का नहीं लिया, क्योंकि 1p सब सेल तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 1 नंबर की जो सेल है उसमें जो है केवल s ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया क्या, 2p सब सेल का। दीज आर डिजाइन एज 2px, 2py, 2pz, ये 3 जो ओरिएंटेशन हमने बताई है, एक है 2px, 2py, 2pz। Each orbitals are consist of 2 lobes about a particular axis, मतलब जो आपके ये px है, py, pz है, इसमें 2 लोब होते हैं और उस पर्टिकुलर एक्सिस पे होते हैं जो उनसे पे है ये, यानी px है तो वो x एक्सिस पे होगा, py है तो ये वो y एक्सिस पे होगा, और pz की बात करें तो वो z एक्सिस पे होगा। उसको किस तरीके से दिखाएंगे तो मैंने यहाँ पे तीनों के तीनों यहाँ पे बना दिए, जो कि आपको पता भी होगा, ये 11th क्लास में पढ़ के आए हो, बस आप रिविजन कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पे 2px लिया मैंने, तो यहाँ पे जो x है x एक्सिस पे है, तो यहाँ पे 2 लोब कहीं पे होंगे, x एक्सिस पे होंगे, ठीक है। इसको डार्क कर लेना इस तरीके से। फिर 2py में क्या होगा कि देखो ये x y z, तो y वाली एक्सिस पे क्या होंगे, ये लोब होंगे, ठीक है, तो मैंने y एक्सिस पे बना दिए यहाँ पे। और इसी तरीके से अगर 2pz की बात करें तो z एक्सिस जो है हमारी उस पे होंगे ये वाले ऑर्बिटल, और इसकी शेप कैसी होती है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि p जो ऑर्बिटल है उसकी शेप कैसी होती है, तो p ऑर्बिटल की शेप आप बता सकते हो कि डम्बल शेप होती है, ठीक है। d ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, और d ऑर्बिटल्स में जो है या d सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर d ऑर्बिटल L = 2, क्योंकि L की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है। तो दीज आर 5 पॉसिबल ओरिएंटेशन, L बराबर -2 से लेकर +2 तक जाएंगे, तो यहाँ पे जो है 5 जो है आपके नंबर्स आ जाएंगे, 0 भी ऐड करनी है, ठीक है। तो दैट मीन दीज आर 5 ऑर्बिटल इन ईच डी सब सेल, मतलब डी सब सेल में आपके कितने होंगे, प्रत्येक डी सब सेल में, चाहे वो 3D हो या फिर वो 4D हो या 5D हो, सब में कितने होने वाले हैं, 5 ऑर्बिटल होने वाले हैं। 4 3D सब सेल, देखो 2 में तो जो 2 नंबर की सेल होती है, मतलब 2 नंबर की जो सेल है
उसमें जो है डी ऑर्बिटल तो खुलने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये खुलेगा कहाँ पे, 3 नंबर की शेल में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 3D सब शेल का। दीज आर डिजाइन एज, किस तरीके से डिजाइन करते हैं हम इसको, ये 5 ऑर्बिटल DXY 3DXY 3DYZ ZX DX² - Y² और DZ², इस तरीके से होते हैं 5 ऑर्बिटल। इट हैज डबल डंबल शेप, ठीक है। इनकी जो शेप होती है वो डबल डंबल शेप होती है। जो p ऑर्बिटल था उसकी सिर्फ डंबल शेप थी, ठीक है। 2 लोग थे, इसमें 4 लोग होंगे। इस तरीके से यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे बना दिया। इसमें ध्यान रखना है DZ² वाले की, इसमें जो है आपका इस तरीके से शेप होती है, ठीक है। तो ये होगी यहाँ पे, बाकी सारी कैसी रहेंगी, डबल डंबल शेप रहेगी इसमें। तो आपको जो ये वाला बात है डी ऑर्बिटल का, वो यहाँ से जो है कंप्लीट कर लेना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद यहाँ पे है एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल में आपको ज्यादा कुछ नहीं देना, बस आपको यहाँ पे ये बता देना कितने ऑर्बिटल है और उसकी शेप कैसी है। तो यहाँ पे आपकी जो शेप है वो कॉम्प्लेक्स है, आप उसको नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है। और इसमें कितने आपके ऑर्बिटल होते हैं एफ सब सेल में, तो एफ सब सेल में होते हैं आपके पास 7 ऑर्बिटल, ठीक है। उनके नेम भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इतना जो वर्क है ऑर्बिटल का वो यहाँ पे फिनिश हो गया। अब इसके बाद चलते हैं हम कहीं पे, अब हम चलेंगे इस पे क्वांटम नंबर पे, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वांटम नंबर अगर आपको पता है तो फिर आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। और फिर आगे जब शेप बनाएंगे हम, किसी भी उसमें ज्योमेट्री बनाएंगे, तो उसमें भी आपको ये जो ऑर्बिटल का वर्क था वो जरूरत पड़ेगी। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर। तो देखो क्वांटम नंबर को आप पढ़ के आए हो 11th क्लास में भी, वहां से कर लो। वहां से नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो कंप्लीट सिलेबस कराना है, तो वो उसको मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, मैं तो कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स में ही आते हैं। ऑर्बिटल के अंदर आपको क्वांटम नंबर का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे अबव प्रिंसिपल आ रहे हैं, पाउली आ रहे हैं, और फिर n+l का नियम रहेगा। फिर आगे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है इसी पे बेस है, ऑर्बिटल्स पे। तो क्वांटम नंबर तो जरूरत पड़ेगी आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, तो इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जो है इसकी प्रॉपर थ्योरी लिख दी है। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं इस थ्योरी को समझाऊंगा। पहले एक नॉर्मल एग्जाम्पल से समझ लो। जैसे आपको अपने ही जिले में किसी व्यक्ति के घर जाना है, तो आपको किस किस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, जैसे उसका नाम, ठीक है, और उसका कौन से कस्बे से है उस जिले के, या फिर वो कौन से गांव से है ये पता होना चाहिए, या फिर और उसके साथ साथ क्या चाहिए आपको कि उसका मोहल्ला कौन सा है, उसका मकान नंबर क्या है, तभी तो आप वहां तक पहुंचोगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे होता है क्वांटम मैकेनिक्स में कि ऑर्बिटल में किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति को देखना है, उसकी एनर्जी, ऊर्जा, उसका कोणीय संवेग वगैरह जितना भी कुछ देखना है, ओरिएंटेशन देखनी है ऑर्बिटल की, या फिर हमें स्पिनिंग देखनी है उसकी कैसी है, तो इलेक्ट्रॉन की। तो हम इस सब के लिए हमें जो है एक सेट होता है नंबर का, जो कि कहलाता है क्वांटम नंबर, उसकी जरूरत होती है, ठीक है। हमारे पास 4 क्वांटम नंबर है। पहले है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर एजिमुथल क्वांटम नंबर, फिर हमारे पास 3rd नंबर पे है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और जिसमें जीमान इफेक्ट भी आ जाएगा। तो ध्यान रखना जीमान इफेक्ट जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का ही पार्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास 4 क्वांटम नंबर है। अब पहले मैं इस थ्योरी को समझा देता हूँ, और फिर उसके बाद एक एक क्वांटम नंबर की फिर प्रॉपर थ्योरी करेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में करेंगे क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे हमने यहाँ लिखा टू डिस्क्राइब ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स वी नीड ए सेट ऑफ 4 नंबर नोन एज क्वांटम नंबर, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट ऑर्बिटल, कोई सा भी ऑर्बिटल हो, उसमें अगर हमें इसे देखना है तो वी नीड सेट ऑफ 4 नंबर, और वो कहलाएगा आपका क्या, वो कहलाएगा क्वांटम नंबर, ठीक है। दीज आर इंटीग्रल नंबर विच डिस्क्राइब द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो नंबर्स हैं क्वांटम नंबर, जो आपके पास 3 क्वांटम नंबर है स्टार्टिंग वाले, वे हमेशा कैसे रहेंगे, इंटीग्रल रहेंगे। मतलब वे जो है पहले के जो 3 क्वांटम नंबर है, इस चीज का ध्यान रखना। 4 वाला जो है आप स्पिन क्वांटम नंबर को, इसको अभी थोड़ी देर के लिए अलग रखो, ठीक है। ये जो है ये कैसे है, इंटीग्रल नंबर है। पहले के 3 जो नंबर है वे इंटीग्रल नंबर है, इसको यहाँ पे लिख लेना, ऐड कर लेना, ठीक है, इस वर्ड को, कि ये जो है फर्स्ट जो 3 है वे कैसे इंटीग्रल नंबर है। मतलब कि ये जो है फ्रैक्शनेबल नहीं है, यानी फ्रैक्शन नहीं है इसमें, 8.5 या 2.5 नहीं आने वाला, ये पूरे प्रॉपर नंबर होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने लिखा, इससे हमें कौन कौन सी चीजों का पता चलेगा, द पोजीशन यानी डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी रेडियस ऑफ ऑर्बिट, यानी उस ऑर्बिट की जो है रेडियस का पता चल जाएगा कि वो कितनी दूरी पर है, किससे, न्यूक्लियस से, ठीक है। फिर इसके बाद शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी ऑर्बिटल राउंड इन ऑन एक्सिस, जो अपने एक्सिस पे घूम रहा है उसकी जो है शेप और ओरिएंटेशन दोनों के बारे में पता चल जाएगा हमें इन 4 क्वांटम नंबर से। फिर इसके बाद द डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन राउंड इट्स ओवन एक्सिस, जो अपने एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है
उसकी फिर स्पिनिंग कैसी है, प्लस के 1/2 है, माइनस के 1/2 यानी स्पिन क्वांटम नंबर वाला कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम बता सकते हैं। इससे हम एनर्जी बता सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उससे हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो हमें सारी चीजें पता चल जाएगी, कोणीय संवेग भी निकाल सकते हैं हम इससे, यानी एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 क्वांटम नंबर है, मैंने यहाँ पे लिख दी। दिस क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजीमुथल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m और स्पिन क्वांटम नंबर s। हिंदी में एक बार बता देता हूँ, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। इस तरीके से 4 क्वांटम संख्या होगी। अब मैं पहले आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब जो कहते हैं वो कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को समझते हैं। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क है क्या, ये बताएगा सेल के बारे में, ठीक है, कि सेल कौन सी है, पहले नंबर की सेल है, सेकंड नंबर की है या फिर थर्ड नंबर की है, ठीक है। तो KLMN से इसको डिनोट करते हैं। इसका इतना सही वर्क है और बताएगा एनर्जी के बारे में, ठीक है, एनर्जी बताएगा सेल की। तो किस तरीके से इसको लिखते हैं, तो पहले हमने डिटरमाइन का वर्क में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो क्वांटम नंबर डिटरमाइन द मेन एनर्जी सेल ओवर लेवल, एनर्जी सेल बोल दो या फिर एनर्जी लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो। इट डिनोटेड बाय एन, इसको एन से डिनोट करते हैं। इट कैन हैव होल नंबर वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सच एज n इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, सो ऑन। तो देखो यहाँ पे जो ये है, ये क्या है, होल नंबर है, ठीक है। स्टार्ट कहां से होंगे, 1 से लेकर, और फिर यहाँ से आपके जितने भी सेल होंगे वहां तक जाएंगे, जितने भी आपकी इसमें ऑर्बिट में जो आपका एटम है उसमें सेल है, ठीक है। द क्वांटम नंबर इज आल्सो इंडिकेट एज सेल, ठीक है। यहाँ तो हमने बोला एनर्जी सेल, एनर्जी सेल भी बोलते हो या फिर नॉर्मल आप इसको सेल भी बोल सकते हो, ठीक है, इंडिकेट एज सेल। दिस सेल विद n इक्वल टू 1 इज कॉल्ड फर्स्ट सेल। अगर n की वैल्यू 1 है तो इसको बोलेंगे कि ये पहली सेल है, यानी फर्स्ट सेल है। और इसी तरीके से अगर सेल n बराबर 2 आ रहा है तो भी इसका मतलब है कि ये क्या है, सेकंड सेल, सो ऑन, ठीक है। द वेरियस सेल आर ऑल्सो कॉल्ड KLMN, ठीक है, इसको KLMN। अब इसमें से K कौन सी है, L कौन सी है, N कौन सी है, ये बताना है। तो देखो n इक्वल टू अगर 1 है तो K है, 2 है तो फिर ये यहाँ पे है L, 3 है तो M और 4 है तो N। इस तरीके से आपको ये बना लेना है। तो यहाँ पे इतना वर्क करो, फिर मैं इसके आगे का बताता हूँ आपको, एनर्जी किस तरीके से इसकी डिस्क्राइब करते हैं, फिर इसके जो है कौन कौन से जो है इंफॉर्मेशन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको देती है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले आप ये रिटर्न का वर्क कंप्लीट कर लो यहाँ से। चलो अब इसके बाद देखो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देती है। तो सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन ये देती है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी न्यूक्लियस से कितनी दूरी है, यानी कितनी दूरी पर वो इलेक्ट्रॉन है, यानी रेडियस बताएगा ये उस ऑर्बिट की, ठीक है। फिर सेकंड क्या होगा कि उसकी एनर्जी को डिटरमाइन करेगा कि ये जो क्वांटम नंबर है इसके जरिए से हम इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम जो है एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों चीज लगे हैं। तो पहले यहाँ पे देख लो, इधर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पहले इन्फॉर्मेशन क्या है कि इट गिव द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस है यानी ऑर्बिट की डिस्टेंस के बारे में ये बताएगा। फिर इसके बाद इट डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय फॉलोइंग फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से जो है हम इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसकी एनर्जी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन की। अब कैसे, अब देखो यहाँ पे En बराबर ये होता है -2 पाई स्क्वायर me e की पावर 4 n स्क्वायर h स्क्वायर। इसमें सारे कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दो। फिर इसके बाद एक एवरेज जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1311.8 अपॉन n स्क्वायर किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है, ये आएगी। इस फॉर्मूले से जो है आप एनर्जी निकाल के देखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि फॉर एनर्जी ऑफ के सेल, के सेल के लिए n बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 1 रख के देखा तो E1 जो आया मेरे पास, यानी पहली सेल की एनर्जी वो कितने है, -1311.8 किलो जूल मोल इनवर्स लिख लो या पर मोल लिख लो, ठीक है। फिर इसी तरीके से मैंने E2 और E3 की निकाली, तो देख रहे हो कि पहले एनर्जी जो थी वो कम थी और फिर इसके बाद धीरे धीरे एनर्जी बढ़ रही है। ध्यान रखना कि क्योंकि माइनस का चार्ज लगा हुआ है और वैल्यू जो है घट रही है, इसका मतलब एनर्जी जो है बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या थी, हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमारा क्वांटम नंबर यानी फर्स्ट जो क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको देता है। चलो अब जो हमारे पास सेकंड क्वांटम नंबर है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखो ये क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है यानी जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसके बारे में डिस्क्राइब करती है या फिर उसके बारे में बताती है। इसलिए इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं या फिर इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इस क्वांटम नंबर का काम क्या होता है, ये हमें जो है सेल के बारे में बताती है, मतलब सब सेल के बारे में बताती है, उस सब सेल के बारे में जो कि आपकी पहले से जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने सेल बताई थी उस सेल के अंदर कितनी सब सेल होगी उसके बारे में ये बताती है, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं एल से।
और आपको इसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड रहती है कहीं पे एन की वैल्यू पे। यानी ये क्या है, ये एक इंटीजर नंबर है और जिसकी रेंजिंग है, यानी जो स्टार्ट होता है कहां से, 0 से स्टार्ट हो गए n-1 तक। यानी इसकी जो वैल्यू है, जितनी आपकी n की वैल्यू है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे एक कम, यानी 0 से स्टार्ट करके वहां तक। इसके कुछ एग्जांपल कराऊंगा, उससे पहले मैं कराऊंगा इसकी इन्फॉर्मेशन की। ये जो इसका थ्योरी का वर्क भी है ना हमारे पास, तो हम इसको बताएंगे कि इसके जो इन्फॉर्मेशन है ये कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें देती है। तो पहले जो रिटर्न का वर्क है मैं आपको इसको क्लियर करा देता हूँ, जिससे आप लिखने में आपको जो वर्ड्स है, अगर कोई समझ यहाँ पे लिखना रहा होगा या फिर कोई सबमिट रहा होगा तो वो आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे, दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताते हैं। ठीक है, द क्वांटम नंबर इज आल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं और सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था मल्टीपल में कि सब्सिडरी क्वांटम नंबर कौन सी होती है, तो ध्यान रखना कि सब्सिडरी क्वांटम नंबर जो होते हैं वो एजिमुथल क्वांटम नंबर होती है। फिर इसके बाद देखो, दिस इज डिनोटेड बाय एल, इसको एल से डिनोट करते हैं। द वैल्यू ऑफ एल गिव्स द सबसेल, ये क्या कहती है, सबसेल्स के बारे में बताते हैं, या सबसेल्स जो है उसको देती है। इन ए गिवन प्रिंसिपल एनर्जी सेल, जो कि प्रिंसिपल एनर्जी सेल है विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन बिलोंग कर रहा है, उस सेल के अंदर कितने सब सेल होंगे वो कौन देगी, वो देगी जो आपकी एजिमुथल क्वांटम नंबर होगी। ठीक है, इट कैन बी या इट कैन हैव पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1। इसकी जो वैल्यू होती है वो कहां से होती है, 0 से लेके n-1। इस चीज को जो है याद कर लो। ठीक है, कहां से, 0 से लेके n-1। इसका एग्जांपल कराऊंगा तब आपको इसको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, जहां n क्या है, यहाँ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसके बाद मैं बताता हूँ, इसके बाद मैंने लिखा एजिमुथल क्वांटम नंबर गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसने क्या कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, फिर उसके एग्जाम्पल भी कराऊंगा। तो पहले जो है आप इतना रिटर्न का वर्क ये कंप्लीट करो। तो अब इसके बाद यहाँ पे जो है मैं आपको दोनों इन्फॉर्मेशन मैंने बताई थी कि दो इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन है, इट गिव्स द नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट इन प्रिंसिपल सेल। जो प्रिंसिपल सेल है KLM है, उसके अंदर कितने सबसेल है उसके बारे में ये बताएगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ L इज डिपेंड अपॉन द N। जो वैल्यू है L की वो डिपेंड रहेगी कहीं पे, डिपेंडेड है कहीं पे N पे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि इसकी वैल्यू जो होती है 0 से लेके n-1 तक होती है। अब देखो यहाँ पे, अगर n बराबर 1 है तो इस फॉर्मूले में आपको पता क्या मैंने बोला, आपको 0 से 0 to n-1 तक बोला है मैंने। 0 है n की वैल्यू, तो 0 से 0 ही रहा ना, तो 0 है, इसका मतलब L की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो मतलब एक सब सेल है इसके अंदर। अगर n की वैल्यू 2 है, 2 नंबर का सेल है, यानी L वाली सेल है, तो फिर यहाँ पे जो है बड़े L की बात करूं, ये वाला L नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कि यहाँ पे फिर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके n की जगह रखा 2 में से एक गया 1, यानी 0 से लेके 1, 0 और कोमा 1। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास कितनी सेल, सब सेल, 2 सब सेल हो गई, तो इसलिए लिखा हमने इट मींस 2 सब सेल। तो इसके बाद अगर n बराबर 3 है तो फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 3 माइनस के 1 इक्वल टू 2। 0 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी सब सेल होगी, 0 से 1 2, यहाँ तक 0 भी आपको काउंट होनी है, इसमें ध्यान रखना इस चीज के बारे में। तो यहाँ पे 3 सब सेल हो गया हमारे पास। तो जो देखो यहाँ पे कि द नंबर ऑफ सब सेल इन ए प्रिंसिपल सेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n। मतलब जितने आपकी वैल्यू n की है उतनी ही सब सेल यहाँ पे खुलनी है, SPDF जो खुलनी है वे इतनी खुलनी है। तो मान लीजिए यहाँ पे पहले नंबर की सेल है तो एक सब सेल खुलेगी, S खुलेगी बस। ठीक है, अगर 2 नंबर की सेल है तो S और P खुल जाएगी, यानी 2 सब सेल खुल जाएगी, 0 और 1 की। फिर यहाँ पे फिर मैं बताऊंगा आपको 0 1 की जो है वैल्यू को किस तरीके से SPDF में करेंगे। तो पहले ये सुन लो मेरे से कि जो 3 नंबर की सेल है आपकी, उसके अंदर 3 सब सेल खुलेगी, तो 0 1 2 यानी S P और D खुल जाएगी। ऐसे 4 नंबर की होगी तो आपके पास S P D F तीनों, ये 4 की 4 खुल जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे एक टेबल बनाई, इसमें समझो कि अगर L की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब S ऑर्बिटल खुला। ठीक है, S सब सेल खुली। फिर यहाँ पे अगर आपके पास 1 है तो P, 2 है तो D और 3 है तो F। ठीक है, तो ये हमारे पास सब सेल है इसकी। ठीक है, 3 नंबर की सब सेल में। अब इसके बाद मैं एक टेबल बनाता हूं, उसमें n की वैल्यू दूंगा मैं 1 2 3 4। उसमें जो है फिर आपको बता, इसमें एक एग्जांपल मैं कराऊंगा, बाकी के 2-3 जो है आपको खुद करना है, मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में उसके आंसर। ठीक है, तो वे मैं कराता हूँ। फिलहाल इतना वर्क जो है ये आप यहाँ से रिटर्न का वर्क कंप्लीट कर लो। ठीक है, चलो अब जो है इसके बाद एक टेबल बनाता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं n जो है मुख्य क्वांटम नंबर उनकी वैल्यू रख देता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, फिर 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से रख दिया मैंने। ये पहले ये सेल है, सेल 0 हो सकती है या नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती, तो इसका मतलब यहाँ 0 नहीं होगा। सेल तो कभी भी 0 नहीं हो सकती,
कक्षा 0 नहीं हो सकती ऑर्बिटल में, ठीक है, तो एटम में किसी में भी, तो 1 2 3 और 4 इस तरीके से लिख लिया। अब एल की वैल्यू कौन से होगी, 0 से n-1 तक, तो यहां से 0 से n-1, n क्या है 1, तो ये 0 ही हो जाएगा, तो l बराबर भी 0। अब यहाँ पे आओ सेकंड नंबर पे, ये हो जाएगी 0 से 1 तक, क्योंकि 2 है ना, तो n-1 यानी 2 में से 1 गया तो 1, यानी 0 से 1 तक, तो 1 तो 0 हो जाएगी और दूसरा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 की बात आई, तो 3 का मतलब है कि 0 1 और 2 हो जाएगा। फिर जब हम 4 की बात करेंगे तो 4 में हो जाएगा 0 1 2 और 3। तो देखो इसको इस तरीके से टेबल बना लो, ये हमारी टेबल होगी इसकी, जिसमें हमने इस तरीके से इसको टेबल बना दी। ये होगी एक टेबल सिंपल सी। अब इसमें देखो सबसेल बताएंगे, तो 0 जो होती है, एल का मान अगर 0 है, एल की वैल्यू 0 है, तो वो कौन सा सबसेल हुआ, एस, ठीक है। अब यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है, तो 2 सबसेल खुलेंगे, मैंने पहले बता रखा है। तो यहाँ पे 0 से 1 तक है, तो 0 और 1, तो 0 जो होती है वो एस की होती है, तो एस कौन सा, देखो यहाँ पे जो 1 का था ये 2s है, और यहाँ पे 1 है वैल्यू एल की, तो इसका मतलब ये क्या है, ये p है, तो यानी ये 2p है। चलो अब इसके बाद यहाँ पे 3 नंबर की शेल में जो है 3 सब शेल है हमारे पास, 0 1 2, ये होती है एस, ये होती है पी, ये होगी डी, क्योंकि एल की वैल्यू को मैं पीछे जो है टेबल में आपको बता के आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी 3s 3p और 3d, ठीक है। अब इसके बाद 4 नंबर की शेल में, तो 4s 0 के लिए, 1 के लिए 4p और फिर 2 के लिए 4d और फिर 3 के लिए आ जाएगा 4f, ठीक है। इस तरीके से हो गए। अब अगर हम यहाँ बात करें नंबर ऑफ सबसेल की, तो यहाँ पे 1 सबसेल है, एक ही खुली ना, यहाँ पे कितनी सबसेल हुई है 2, यहाँ पे कितनी है 3 और यहाँ पे कितनी है 4। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो n की वैल्यू जितनी होती है सबसेल भी उतनी ही खुलती है, ठीक है, जितनी यहाँ पे वैल्यू है, और जो l की वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पे, n की वैल्यू पे। तो इससे हमें पता चल गया कि जो l की वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट होती है कहीं पे, डिपेंड करती है कहीं पे n की वैल्यू पे। अब यहाँ तक का जो वर्क था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, किसका, l का। अब इसके बाद अब थोड़ा सा रिटर्न का वर्क है, उसमें हम बताएंगे कि हम जो है जो वैल्यू है इसकी एंगुलर मोमेंटम की वो किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं पहले इसे रफ कर देता हूं और फिर उसके बाद वो वर्क यहाँ पे लिख देता हूं। इस फॉर्मूले से आपसे जो है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू, उसमें पूछा जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि जो हमारा सेकंड इसकी इंफॉर्मेशन है जो कि एजीमुथल क्वांटम नंबर देती है, तो वो इंफॉर्मेशन है हमारे पास सेकंड वाली ये कि दिस क्वांटम नंबर गिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस क्वांटम नंबर गिव्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन due to angular momentum of electron, ठीक है। जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो जो होते हैं किसकी वजह से होते हैं, वो एंगुलर मोमेंटम की वजह से होती है। तो उस एंगुलर मोमेंटम को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस एल से। तो कैसे करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम बराबर h/2 l प्लस 1, ठीक है। ये वैल्यू होती है इसकी। यहां पे आपको कहीं कहीं इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है h कट, ठीक है, h कट, या फिर इसको मॉडिफाइड प्लांक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि h यहाँ पे क्या है प्लांक कांस्टेंट, तो इसे h कट को जो है मॉडिफाइड प्लांक कांस्टेंट भी बोल देते हैं l+1, जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि h कट बराबर होता है h/2 और जहां पे ये h कट क्या है, ये मॉडिफाइड प्लांक कांस्टेंट है, या फिर आप रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट भी इसको बोल सकते हो, ठीक। अब देखो यहाँ पे इतना वर्क जो था ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर थी उसका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसके बाद जो है हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि 3rd नंबर की क्वांटम नंबर है ये है। देखो ये क्या करते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर है इसको डिस्क्राइब करती है। इसको डिनोट किया जाता है ml से, ठीक है। ml
या फिर आप सिंपल इसे m भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने ml लिखा कि ये डिपेंड है क्या पे उस पे l की वैल्यू पे, तो द अलाउड वैल्यू ऑफ ml डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ l। तो इसकी जो पॉसिबल या फिर अलाउड वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, वो कहते हैं वैल्यू ऑफ l पे। l की जो वैल्यू है, जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है, देखो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l m कैन वैल्यू माइनस l थ्रो 0 टू प्लस l। जो इसकी वैल्यू है l की, m की वैल्यू जो है वो l की वैल्यू पे डिपेंड करिए। देखो जो l होगा उसे माइनस के l से 0 तक लाना है और फिर 0 से प्लस के l तक लेके जाना है और उतनी ही वैल्यू हो जाएगी, क्या है कि m की वैल्यू हो जाएगी। तो ml को हम बोल सकते हैं, यानी m को जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो माइनस l से 0 और 0 से प्लस l। हम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको इसको मैं बताना चाहूँ तो मैं ये बता रहा हूँ कि सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, ये बताएगी ये वाली क्वांटम नंबर, ठीक है। एक लाइन में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये इसका मतलब ये है, ठीक है। जैसे हमारा p ऑर्बिटल है, p सब सेल है, तो p सब सेल में हमारे पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं ना। तो कैसे पता चला, p की वैल्यू कितनी होती है 1, p के लिए l की वैल्यू कितनी है 1 है ना, तो 1 को माइनस के 1 से 0 और फिर प्लस के 1 तक लाएंगे तो 3 ऑर्बिटल हो गए, एक तो प्लस माइनस 1 0 प्लस 1, ठीक है, 3 ऑर्बिटल होगी ना, px py pz 3 ऑर्बिटल हो गए। तो वही यहाँ पे ये बताता है क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ कहां से रही है, देखो जब भी हमारा जो चार्ज है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वो जब मोशन करता है, मूवमेंट होती है उसमें, तो उसके साथ एक एसोसिएट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो हम इसको कह सकते हैं कि हम कहें कि ml की जो वैल्यू है, यानी ऑर्बिटल्स कितने होंगे या फिर m जो है कितनी वैल्यू होगी, तो वो उसको निकालते हैं 2l प्लस 1 से, यानी एक ज्यादा, दुगने से एक ज्यादा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे जो है इसमें इसकी फिर लिख दिया द क्वांटम नंबर गिव द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल, मतलब जो सबसेल है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे उसको बताएगा कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखो यहाँ पे अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू तो कैसी रहेगी, 0 रहेगी, यानी 0 रहेगी, एक ही ऑर्बिटल रहेगा। अगर l की वैल्यू 1 है यानी p सब सेल है, l किसके लिए है, p के लिए, तो p सब सेल है तो इसकी वैल्यू हो सकती है -1 से -1 0 प्लस 1, कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल में कितने, p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, पता है ना। इसी तरीके से अगर 2 है वैल्यू, 2 है l की, तो -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2, कितने ऑर्बिटल हो गए, 5 ऑर्बिटल हो गए। l बराबर 2 है तो किसकी वैल्यू, क्या सब सेल कौन सा हो रहा है, सब सेल कौन सा है, डी सब सेल, और डी सब सेल का ये कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, बता के आए हैं ना इसके। तो यही यहाँ पे ये बताता है कौन सी ये बताती है ऑर्बिटल्स के बारे में, कौन सी क्वांटम नंबर बताती है, वो बताती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इस वाली क्वांटम नंबर में ये था, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि आपसे पूछेगा, मैं इसको टेबल बना के कराऊंगा, टेबल में आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कराऊंगा, तो इसके बाद में टेबल करा रहा हूं, इसको वर्क जो है आप कंप्लीट कर लेना। अब देखो कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है यह 3 होगी ना। अब मैं आपको एक टेबल बनाता हूं और उसमें जो है आपको m के मान दूंगा, l की वैल्यू होगी और फिर जो है उसमें आपको m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस तरीके से एक टेबल होगी। क्वेश्चन जो आएगा पेपर में वो इस तरीके से आएगा कि चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताओ, वो 2p दे देगा या फिर 3p दे देगा, वो 2p दे देगा, 3p दे देगा या फिर 4s दे देगा, 4f दे देगा। तो उसका कहेगा कि आप बताओ इसकी चारों क्वांटम नंबर बताओ, 4 की 4 क्वांटम नंबर पूछ लेगा। तो अभी तो मैंने 3 ही कराए हैं ना आपको, तो चलो अभी मैं आपको जो है इसमें जो है टेबल बनवाता हूँ और टेबल में आपको बताना है कि इसमें कितनी शेल होगी, कितनी सब शेल होगी। तो पहले n की वैल्यू लिखते हैं टेबल में, ठीक है, n, फिर टेबल बनानी है, टेबल n के बाद लिखते हैं l, ठीक है। फिर आपको m की वैल्यू बतानी है, m l लिख लो या फिर m लिख लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर सब सेल बताने हैं, सब सेल, ठीक है। और फिर इसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल और बाइटल, ठीक है, कैसे भी बोल दो, ठीक है, ऑर्बिटल्स, ठीक। n की वैल्यू अगर 0 है, n की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना, कितनी होगी, क्योंकि किसी भी ऑर्बिटल की और एटम जो रहेगा उसके अंदर एक मिनिमम एक शेल तो रहेगी ही, तो एक शेल तो कम ही होगी, 0 थोड़ी ना हो सका ये, या ये नहीं होगी तो फिर ऑर्बिटल ही वो एटम ही कहां बना है, तो इसलिए हम इसकी n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे हटा दिया। अब देखो यहाँ 1 होगी तो l की वैल्यू n -1, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी है
0 to n-1 होती है ना, तो यहाँ पे तो एक में से एक गया 0, तो यानी 0। ml की वैल्यू वो भी 0 ही रहेगी। क्या होता है फॉर्मूला आपको पता है, 2l+1। इसका तो होता है ये, इसका होता है 0 to n-1, 0 to n-1, 0 से n-1 तक। देख लो अभी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, टेबल बना लो इस तरीके से। सब सेल कौन सी होगी, 1 तो होगी इसकी मुख्य क्वांटम नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और 0 के लिए क्या होता है, s होता है। ठीक है, ऑर्बिटल कितना बना, एक ही ऑर्बिटल है ना या दो ऑर्बिटल है, 0 है ना, यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल बन रहा है, 0 पे एक ही ऑर्बिटल होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसमें ऑर्बिटल कितने बन रहे हैं, इसको टेबल बना दी और इसको लिख दिया 1 कि इसमें जो है 1 ऑर्बिटल हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे दो, अगर क्वांटम नंबर जो शेल है वो 2 नंबर की शेल है, तो फिर कैसे करेंगे। तो 2 नंबर की शेल में आपकी एल की वैल्यू 0 से कहां तक, n-1 है ना, n हो गया 2, 2 में से गया 1, तो ठीक है 1 हो गया। इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगी फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं। इसके लिए वैल्यू क्या होगी, 2l+1, और या फिर बोल सकते हो माइनस के l से l2 प्लस के l, ये बोला ना, ऐसे लिख दो और ये हो जाएगा। तो ये 0 तो 0 ही रहने वाला, योग माइनस के 1, 0, +1। ठीक है, ऑर्बिटल कौन कौन से आ रहे हैं इसमें, ऑर्बिटल आ रहे हैं इसमें, इसको आ गया 2s, फिर ये कौन सा है, ये आपका है 2p ऑर्बिटल, कौन सा 2p उपकोष सब सेल, बल्कि उपकोष बोल रहा हूं सब सेल। तो यहाँ पे कितने हुए, एक तो हो गया इसका 1, और इसके कितने हैं 3 ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल बने 3 ऑर्बिटल। पी के कितने ऑर्बिटल है यहाँ पे 3 ऑर्बिटल, मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पे 3 है, px py pz, कुछ इस तरीके से है ना, थोड़ा शॉर्ट करके बता रहा हूं मैं इसको इस तरीके से। टोटल कितने हो गए 4, यानी जो टोटल ऑर्बिटल है वे कितने हैं, 2 नंबर की शेल में 4। ठीक है 4। अब इसके बाद अगर 3 नंबर की है तो 3 नंबर की शेल में एल की वैल्यू 0 से 2 तक हो जाएगी, 0 का तो 0 ही लेना है, ये माइनस के 1, 0 +1, m की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, माइनस के 2, -1, -0, +1 और +2। ठीक है, इस तरीके से हो गया। ऑर्बिटल बताओ 2s, इस l की वैल्यू 1 है तो किसके लिए होगी, 2p के लिए, 2 किसके लिए होता है, 2 किसके लिए होती है, ये वाली वैल्यू, ये वाली होती है d के लिए, बल्कि यहाँ पे 2 नहीं है, वो हमारे n जो है वो 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, 3d हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने हमारे टोटल ऑर्बिटल हुए, तो टोटल ऑर्बिटल हुए हमारे पास, ये तो है 0, इसको छोड़ो, ये 1 है, यहाँ पे 1 ऑर्बिटल है ये, फिर यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल है। तो टोटल ऑर्बिटल अगर आप काउंट करेंगे तो 8 ऑर्बिटल होगी। कितने ऑर्बिटल हो गए 8 ऑर्बिटल। यहाँ पे कितना है, इसके भी ऐसे लिख लो 1 ऑर्बिटल। ठीक है, कितने हैं 1 ऑर्बिटल। ऐसी 4 वाली जो वो है सेल, उसमें आप निकाल सकते हो। 4 वाली का मुझे बता देना निकाल के, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। अब मैं इसको जो है लास्ट जो क्वांटम नंबर है उसको कंप्लीट करता हूँ, और फिर उसके बाद जब अबव प्रिंसिपल होगा उससे पहले मैं जो है इसके क्वेश्चंस करा दूंगा, क्योंकि अब टाइम नहीं रहा है। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से जो है आपको क्वांटम नंबर जो है स्पिन क्वांटम नंबर उसको कंप्लीट करा दूं। अब इससे सबसे लास्ट में जो है स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि मैंने 3 तो पहले करा दिया है ना स्पिन जो क्वांटम नंबर है। अब लास्ट जो है हमारी 4th नंबर की वो है स्पिन क्वांटम नंबर। देखो, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस में घूमता रहता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो न्यूक्लियस के चारों ओर तो घूम ही रहा है, उसके साथ साथ वो अपनी भी एक्सिस पे क्या हो रहा है, वो स्पिन कर रहा है। तो उसी को डिस्क्राइब जो करती है वो करती है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, 2 ही तरीके से हो सकती है स्पिन, या तो एक बार क्लॉकवाइज होगी और दूसरी होगी एंटी क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज होगी तो उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी +12, ठीक है, और फिर इसके बाद जब एंटी क्लॉकवाइज होगी तब रहेगी -12। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। फिर इसमें एक बात और ये कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब वो पीछे की जो 3 जो हमारी क्वांटम नंबर थी, एजिमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उन पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, अब जो वर्ग यहाँ पे मैंने लिखा है उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर ये जो क्वांटम नंबर वाला सिस्टम था यहाँ पे वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, वे जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कराऊंगा, क्योंकि उसमें जो है हुंस लॉ और जो पाउली एक्सप्लोजन लॉ है इसको जो है उनसे रिलेटेड रहेंगे। तो पहले उनको कराऊंगा, फिर उसके बाद जो है इसके क्वांटम नंबर वाले क्वेश्चन करा दूंगा, और उसके बाद कराएंगे अबव प्रिंसिपल। तो देखो, इट इज ऑब्जर्व दैट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज नॉट ओनली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस बट इट इज आल्सो स्पिनिंग अराउंड इट्स एक्सिस।
इन्होंने कहा है कि हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल वो रिवॉल्विंग नहीं हो रहा अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्विंग तो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रिवॉल्विंग हो रहा है, वो बट अपनी जो एक्सिस है उस पर क्या कर रहा है, वो अपनी एक्सिस पर भी स्पिन कर रहा है। ठीक है, दिस क्वांटम नंबर डिस्क्राइब स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ये वाली क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर, वो डिस्क्राइब करती है, वर्गीकरण करती है या फिर व्याख्या करती है, बताती है किसके बारे में, स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज डिनोट बाई एस, इसको एस से डिनोट किया जाता है। सिंस द इलेक्ट्रॉन कैन स्पिन इन ओनली टू वे, जो इलेक्ट्रॉन है केवल टू वे में वो क्या कर सकता है, स्पिन कर सकता है, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। जब हम इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में ऊपर की साइड को दिखाएंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज शो करेगा, और जो नीचे की साइड को तीर का चिन्ह रहेगा तो उसको कहेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। देयरफॉर द स्पिन क्वांटम नंबर कैन टेक ओनली टू वैल्यू, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। प्लस हाफ जो है वो है क्लॉकवाइज के लिए और माइनस हाफ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज के लिए। फिर इसके बाद हमने लिखा कि दिस क्वांटम नंबर इज इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ अदर थ्री वैल्यू। तो जो ये वाली क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर, उस वो डिपेंड नहीं करती है जो आपके पीछे की तीन जो क्वांटम नंबर थी उन पर। फिर इसके बाद लिखा हमने इसको कि एन इलेक्ट्रॉन हैज आल्सो स्पिन एंगुलर मोमेंटम कॉमनली कॉल्ड स्पिन। जो एंगुलर मोमेंटम है उसको जो है नॉर्मली कॉमनली कह देते हैं, उसको क्या, उसको कह देते हैं स्पिन। तो जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसको निकाला जाता है इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले का यूज तो इतना ज्यादा यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये जो स्पिन क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे अगर इसको बना के दिखाऊं किस तरीके से आप इसको बताओगे, तो देखो यहाँ पे ये जो हम यहाँ पे इस तरीके से बोल दो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, ये यहाँ पे हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इधर से ऐसे घूम रहा है तो इसको बोलेंगे हम ये क्लॉकवाइज है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, ये है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है तो इसकी वैल्यू होगी माइनस के हाफ। और अब ये वाला हमने इस तरीके से बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है ऐसे, जैसे क्लॉक घूमती है तो घड़ी की सुई घूमती है, तो उसमें हमारी वैल्यू होगी प्लस के हाफ। ठीक है, तो इस तरीके से है यहाँ पे, इसको भी बना लेना और इतने बार का रिटर्न का वर्क यहाँ तक कंप्लीट कर दो। अब इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में बता देना। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है वो 1-2 दिन बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं